सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सपा के जो सांसद है उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है राणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। वो सांसद नहीं, वो पागल है। इसलिए कि सांसद जो है जो भगवान का मंदिर होता है और लोग वहाँ चुन के भेजे भारत के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। और वो 500,000 साल पहले इतिहास को, अरे इतिहास जब हमारा सामने आ जाएगा उसको छाई से तुम पेशाब कर दोगे। तुम्हारा क्या औकात है हमारे पूर्वजों को छेड़ने का? तो हमारा यही कहना है कि उनकी सांसद की सदस्यता जो है समाप्त की जाए। अगर जब तक समाप्त नहीं होता तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और अभी तो शांतिपूर्ण आंदोलन है। हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे, यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे हम लोग आंदोलन करने के लिए और कभी छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। पहले सुमन जी इतिहास पढ़े राजपूतों का इतिहास पढ़े कि राजपूत क्या चीज होती है। हमको उनसे सीखने की आवश्यकताएं नहीं है। और उन्होंने दोबारा जो लोकसभा में राज्यसभा में फिर बोला है, वो कम से कम उनका नाम लेकर आपके चैनल से हम उनको बड़ाई कर रहे हैं। उनको ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना। अखिलेश यादव जो 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ इलेक्शन है, टोटल हिंदू योगी जी के साथ है। और वो बोलते हैं ना कि आप 10 मिनट के लिए रास्ता छोड़ दिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आधा घंटा के लिए पुलिस हटा दीजिए। आप राजपूत को लिए सिर्फ 5 मिनट छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में राजपूत अपना काफी है, झंडा फहरा देगा। हमने बहुत लोगों से लड़ा है और लड़ते ही आ रहे हैं। मेरा इतिहास ही लड़ाई है। हमने हमेशा लड़ने का काम किया है, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। इस वक्त में पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा छाया हुआ है। वैसे तो ये मुद्दा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय धरोहर का, महापुरुषों का और राष्ट्रीय हीरो का इज्जत करता है, वो राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता है। और राष्ट्र के नायकों की हमेशा हम जीवनियां इसलिए पढ़ते हैं ताकि उस इतिहास के जरिए वर्तमान हमारा ठीक हो सके और भविष्य में हम उससे सबक सीख सके। अभी तक देश में औरंगजेब का जो विवाद है, बवाल है, वो थमा भी नहीं था। तब तक हम एक दूसरा विवाद शुरू कर दिए। सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, ये फिरोजाबाद से आते हैं। इन्होंने पिछले दिनों राज्यसभा में खड़े हो एक बयान दिया और वो बयान राष्ट्र के महानायक राणा संगा के ऊपर गया। राणा संगा को उन्होंने लोकतंत्र के उस मंदिर में गद्दार कहा। उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में वो अभी भी माफी मांगने की बात नहीं कर रहे और इस पर देश भर में बहस छिड़ गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ जो है एक जातीय समूह को हुई है। राणा संगा को लेकर राजपूत समाज में सबसे ज्यादा पीड़ा महसूस किया है
और वो इस वक्त में गुस्से में है। उबाल इतना है कि सांसद महोदय के घर में तोड़फोड़ तक किए गए हैं। राजपूत करनी सेना सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रही है और देश के तमाम जगहों पे, मतलब विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। झारखंड तक के भी जगहों पे भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। धनबाद में भी विरोध प्रदर्शन राजपूत करनी सेना सड़क पर कर रही है। तो फिर राणा संगा राष्ट्रभक्त थे या गद्दार, इस पर बहस की कोई गुंजाइश बनती है क्या? अगर बनती भी है तो हम तो या तो इतिहासकारों से पूछ लेते हैं या फिर जो मौजूदा पत्रकार हैं उनसे इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो सामने आ जाए। जनता को फैक्ट्स जानना चाहिए, लेकिन किसी भी माननीय को कोई भी चीज बोलने से पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनका बयान राष्ट्रीय हित में कितना सही है और कितना गलत। क्योंकि कई बार नेता भावावेश में आकर किसी को खुश करने के लिए या पार्टी को अपना लाभ दिलाने के लिए ऐसी वैसी बातें कह जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इस पूरे तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आज, चूंकि विषय इतिहास का है, इसलिए हमने अपने इस परिचर्चा में विशेष रूप से आमंत्रित किया है इतिहास के प्रोफेसर को। हमारे बीच जो प्रोफेसर मौजूद है वो पीके राय कॉलेज के इतिहास डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है आशुतोष राहुल तिर्की जी। आशुतोष जी नमस्कार आपका। और दूसरा हमारे पास जो न्यूज एनबी के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सह लेखक हमारे बीच सुशील भारती भैया है। सुशील भारती जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि इस वक्त में जो बवाल छिड़ा है, जो बयान सपा सांसद रामजी लाल सुमन जी का आया है, फिरोजाबाद से ही आते हैं, क्या मतलब ये जरूरी था ऐसा बयान देने का? कुछ लगता है आदमी नहीं? अभिषेक, देखिए सवाल मौजूद है और चिंतनीय है कि हम अपने निजी राजनीतिक स्पर्धा में समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर समाज में छीजन आएगा तो देश कहीं का नहीं रहेगा और हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो वो निंदनीय और चिंतनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए, चाहे जो कोई भी और राज्यसभा में हो। और आप अभी देखेंगे कि विभिन्न विषयों पे अब सीता हरण हुआ, वो स्वर्ण मृग जो था वो कितने कैरेट का था, उस पर आज बहस हो रही थी। हास्यास्पद है, हंसी आती है। और वैसे लोगों के विवेक पर आश्चर्य होता है कि आप वहां बैठ करके नीति और नियति तय करते हो, आप कहां ले जा रहे हो समाज को? नहीं तो कायदे से जब गलत है। रामजी लाल अगर कुछ भूल गए और ऐसी वैसी बातें बोल गए हैं जो बिल्कुल देश हित में, समाज हित में ये खिलाफ, तो इस मामले पर तो अखिलेश जी को तो सामने आके इस बात का कंडेम करना चाहिए था, अपने सांसद को समझाना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं करे। वो तो खिलाफत करने के बजाय और प्रभोग कर रहे हैं और उसमें उबाल ला रहे हैं। ये है ना कि हम कितने शिष्ट हुए हैं और कितने अशिष्ट हुए हैं, वो इसका परखना है। ये आप एक मानक है जहां आप तय कर सकते हैं कि हम कहां पहुंच गए हैं। एक होता है कि स्लिप ऑफ टंग, एक शब्द है, शब्दावली है। चूक व्याकरण में, शब्दावली में चूक शब्द है और माफी भी शब्द है। तो सुमन जी तो माफी मांग नहीं रहे, नहीं मांग रहे हैं, वो माफी मांगेंगे। तो इनका ये देखना पड़ेगा, इस मामले में परख ये करनी है कि ये वाक्य उच्चारित करने के पीछे इनकी राजनीतिक मंशा क्या है। जो विवाद है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। देखिए, राणा संगा को लेकर जो विवाद सामने आया है कि राणा संगा क्या इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को न्योता भेजा या नहीं भेजा। क्योंकि अगर इस पुस्तक की बात करें तो बाबरनामा में जो जिस बात का जिक्र है उसके हवाले से कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि राणा संगा, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि राणा संगा के बजाय बाबर के अपने ही रिश्तेदारों ने, जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां, उन्होंने विशेष रूप से बाबर के पास दूत भेजकर उसको बुलावा भेजा और कहा था कि आइए आप दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लीजिए। ये भी एक ऐतिहासिक सच है जिसपे इतिहासकार अपनी राय दे चुके हैं। इस मामले पर हम सीधे तौर पे तिर्की जी से पूछते हैं। तिर्की जी, बाबरनामा बाबर की लिखी हुई पुस्तक है जी बिल्कुल।
तो इसमें क्या कहा जाता और इसके अलावा इतिहासकार इस मामले पर क्या क्या अपनी रोशनी थोड़ा उस पर अभिषेक जी, बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी हुई है और वर्ल्ड क्लासिक्स में से एक, वर्ल्ड में बहुत सारी क्लासिक किताबें उनमें से एक माना जाता है बाबरनामा। और जो घटनाएं बाबर के जीवन में हुए उसको काफी बायसनेस तो होगा, एक राइटर का अपना बायसनेस तो अपना ही ग्लोरीफाई करेंगे ना तो होगा, पर हमको बाकी जो लेखक है उनकी तुलना में देखते हैं तो ये काफी बेहतर एक किताब है। और इसमें बाबरनामा, जैसा आपने शुरू में ही अभी जिक्र किया कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के जो परिवार के और सतलज के पार फ्रांस सतलज का जो इलाका था उसका जो गवर्नर था दौलत खान, जरूर दौलत खान बहुत ही महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था, इब्राहिम लोदी को हटाकर खुद जो है दिल्ली पर अपना हुकूमत वो जमाना चाहता जी। और इसी समय में बाबर जो वो भी इसी मौके की तलाश में, अगर देखिए आप इतिहास को देखेंगे कैसे बहुत सारे पहलू एक जगह आकर मिलते हैं। बाबर खुद भागा हुआ समरकंद से, बिल्कुल समरकंद का है वो। और हम देखेंगे कि बाबर की अपनी एक लेगेसी, लंबी लेगेसी, पिता की तरफ देखेंगे, पिता की तरफ से देखेंगे तो वो तैमूर का वंशज है, माँ की तरफ से देखेंगे तो वो चंगेज खान, अच्छा, मंगोल्स का वंशज है, विस्तृत है। तो मतलब देखा जाए तो बहुत बड़े घराने से हुआ। लेकिन तिमुरिड्स में एक प्रथा थी जो कि हम अफगान में भी देखेंगे कि जो वंश है वो बड़े बेटे को या राजा के जाने के बाद उसके सभी बेटों में बंटवारा होता है, राज्य पूरा राज्य का बंटवारा। तो उसी तरह बंटवारा हो गया पूरा तिमुरिद एम्पायर का और एक छोटा सा प्रिंस बन गया हमारा बाबर, ठीक है। और इसी समय हम देखेंगे मध्य एशिया, वेस्ट एशिया में उज़्बेक्स जो है बहुत शक्तिशाली हो गए थे, शियाबनी खान था वो बहुत शक्तिशाली था। और बाबर जिसने 2 बार समरकंद पर कब्जा किया पर फिर हार भी गया, वो भागता हुआ पंजाब, भूटान, काबुल इस क्षेत्र में वो आया और यहाँ उसने शरण। तो एक्चुअल में बाबर को भारत ने बुलाया कौन दिल्ली पर कब्जा करने के लिए? सही मायने में कहा जाए तो बाबर की मजबूरी थी भारत। अच्छा, बाबर की मजबूरी थी भारत आना, ऐसा नहीं कि किसी के बुलावे में आकर बाबर, तो दौलत खान उसमें वो एक रोल आ गया कि भाई अब बाबर क्या है, मैंने जैसा आपको उधर पंजाब और उससे पार सतलज, मुल्तान, काबुल इस क्षेत्र में है, वो इधर आना जाना कर रहा है, अपनी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ रहा है। और उस समय भारत के एक शासक इब्राहिम लोदी के गवर्नर की तरफ से आमंत्रण, अब उसके लिए एक बात साफ थी कि अब जो है रास्ता उसके भारत में आक्रमण का ज्यादा स्पष्ट और पहले से ज्यादा मजबूत और क्लियर हो गया। लेकिन कई मौके पर राणा संगा कई मौके पर इब्राहिम लोदी को मात दे चुके, तो फिर इब्राहिम लोदी को मात देने के लिए बाबर को जरूरत क्यों पड़ी राणा संगा को? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सही सवाल है। मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ कि 2 बार मात के बावजूद भी हम देखेंगे कि सिकंदर इब्राहिम लोदी अभी भी उतना ही महत्वाकांक्षी था और अभी भी राणा सांगा को एक खतरा बिल्कुल था। हम कुछ और पहले चले जाएं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में के समय देख लें। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। उसके बाद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जाएंगे, उसने भी आक्रमण किया, बहुत आक्रमण किया और बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो एक इतिहास तो रहा ही था जहां पर दिल्ली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली का ये शासक वो शासक, पर दिल्ली के का कोई शासक भारत के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। हालांकि राणा सांगा ने 2 बार पराजित किया इब्राहिम लोदी को, पर एक खतरा जरूर अभी भी बना हुआ था, पूरी तरह से पराजित नहीं। इब्राहिम लोदी अपने स्थान पर तटस्थ था, मजबूत था और महत्वाकांक्षी भी कि राणा सांगा बहुत शूरवीर थे, ठीक है। और राणा कुंभा उनके जो पूर्वज थे, उनके समय से ही हम देखेंगे कि राजपूताना, थोड़ा सा हम समझते हैं राजपूताना जो है उसको समझते हैं। तो राजपूताना मोटे तौर पर अभी का राजस्थान, थोड़ा सा तो नॉर्थ का गुजरात, मध्य प्रदेश का इलाका और थोड़ा सा एकदम वेस्ट उत्तर प्रदेश ये इलाका, गुजरात भी, हाँ गुजरात का नॉर्थर्न हिस्सा, ये राजपूताना का मुख्य तौर पर, मतलब मेवाड़ उसका हेड मुख्य, मेवाड़ हेड नहीं बोल सकते इस तरह, इसलिए क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग
राज्य शक्तिशाली रहे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इससे पहले मतलब तराइन के युद्ध की बात, ठीक है, 1191 की बात करें, पहले दूसरे युद्ध के बारे में, तो जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया तो सबसे बड़ा उसके सामने जो चैलेंजर था, जो खड़ा था, वो था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दिल्ली से चौहान, हाँ, जो उसी राजपूताना क्षेत्र से ही आते थे और उन्होंने ही टक्कर, हालांकि मात दी, टक्कर क्या कहेंगे, हमने मात दी पहली तरह। तो यहाँ भी तो अगर लोधी वंश का आप खात्मा देखें 1526 के पानीपत के युद्ध, जब बाबर उस वक्त में भी, उससे पहले भी उस क्षेत्र में, मेवाड़ में सबसे बड़ा ताकतवर शासक तो राणा सांगा ही थे। राणा सांगा अपने समय में राजपूताना में सबसे शक्तिशाली शासक कहा जा रहा है कि राणा सांगा के बारे में कहता है कि उस वक्त में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, 80 घाव, एक आंख, एक पैर, इतना गंवाने के बावजूद भी कोई आदमी कैसे लड़ सकता है? ये तो आज सोच के हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये होने के बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी, कैसे, मतलब सोचिए आप क्या बहादुरी रही होगी, क्या मैंने किस तरह के वीर योद्धा रहे हैं। यही स्वर्ण, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़े राजपूत हीरो, मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़े। तो इतने बड़े राजपूत हीरो को आज अगर हम विलेन साबित कर रहे हैं, अगर एक माननीय सांसद महोदय को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अपने हीरो को हम क्यों विलेन साबित कर रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप करेंगे, इसको किसी जाति से नहीं जोड़ना। हाँ, राजपूत हीरो कह करके उनके पूरे शौर्य को कम कर देना जी। वो हमारे नेशनल हीरो थे, इस मातृभूमि के वो ऐसे सपूत थे जिसको पूरे भारत टेरिटरी के एक आदमी को उन पर गर्व है और गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, राणा सांगा के पौत्र थे महाराणा प्रताप, और आज भी महाराणा प्रताप के बारे में कहता है कि घास की रोटियां खाई लेकिन झुके नहीं। अब उस शख्सियत के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके खानदान के बारे में अगर आज कोई इस तरह की बात करेगा तो निश्चित रूप से सबको पीड़ा तो होगी। बिल्कुल, ये इनकी वीरता और 1557 के आसपास जो संताल विद्रोह है जी, ये सारी चीजें जुड़ करके हमारा डीएनए, एक भारतीय का डीएनए बनता है। उसमें उनका त्याग, उनका बलिदान, उनके सरीखे तमाम लोगों का त्याग और बलिदान शामिल है, तो हमारा इंडियन डीएनए है। उसको इस ढंग से जलील किया जाना, खुद को गाली देना जो हो रहा है जी, संसद महोदय कर रहे हैं और निर्लजता के साथ कर रहे हैं, उनके पार्टी चीफ को। तो ऐसे लोगों पे तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक कार्रवाई जो है सरकार को सुमोटो लेना चाहिए था कि भाई ऐसे लोग का बयान को ऑन रिकॉर्ड भी नहीं हो और बाहर में भी इस तरह के बयान का कोई मतलब ना नहीं। अब देखिए, आप लोग सहमत हो या न सहमत, ये हमारा व्यक्तिगत मानना है। ऐसे लोग सरकार ले या नहीं ले, इसको अविलंब जो है देशद्रोह के श्रेणी में रख करके कार्रवाई करनी चाहिए, जो हो नहीं रहा है। जनता को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर यही हाल रहा तो एक दूसरे को, जो उनके वीरों को, अपने मातृभूमि के बलिदानियों को जो एक नीच दिखाने का जो प्रयास चल रहा है लगातार अपने समाज को कमजोर करने का, ये विद्रोह विद्रोह की आमादत एक पार्टिकुलर जाति विशेष का अगर संगठन राजपूत करनी सेना सड़क पर उतर कर विरोध कर रहा है, हम उसके समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो विरोध कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, अगर कुछ भी कर रहा है तो इसका हम समर्थन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी भड़काऊ बयान देकर किसी और समूह को उकसा रहा, किसी जाति और धर्म को टारगेट किया जाएगा, तो इस तरह से तो देश में एक बवैया खड़ा हो जाएगा, फिर देश का क्या स्थिति होगी। मैं तो वही कह रहा हूँ, पर्टिकुलर माने एक इसको सीधे बोला जाए, ठेठ शब्द में गाली दी जा रही है। बिल्कुल, तो वही बात है कि किसी को इतना ही गद्दार बोल देना तो गाली ही तो है। हाँ। और आप लगातार दे रहे हैं, और आप यहाँ वहाँ चौक चौराहे पे नहीं दे रहे हैं, तिराहे पे खड़ा हो संसद में बोल रहे हो। तो मानिए ठीक से इतिहास पढ़ लेते, थोड़ा सा इतिहास ठीक से पढ़ लो। कौन पढ़ता है, इनकी पढ़ी है। अभी चुके जो है लोकतंत्र के पटरी पर हम जनता जो है ऊपरों बैठे। हम अभी का जो भारत है जिसे हम देख रहे हैं, उसके चश्मों से हम उस समय के भारत जी। ये एक चुप, चाहे इसमें मैं मतलब ना मैं किसी एक तो भारत तो आज के जो भारत है वो 563 रियासतों का मिला जुला भारत है, जिसको एकीकृत करके भारत बनाया गया है। ऐसा तो था नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले तक ये अलग अलग समय में अलग अलग, और सब छोटे छोटे अलग अलग राजा रहे।
तो अब तो सबको मिला के भारत बना। तो हम अगर इसी तरह से इतिहास के साथ गुत्थम गुत्थी करने में जब एक रहना सीख ले तो अच्छा रहेगा ना। तो एक रहना पड़ेगा, तब हम अनेक रहेंगे तो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि बंटना नहीं चाहिए, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। देखिए मुझे लगता है प्रोफेसर साहब सबसे की हिंदू के आराध्य राम है, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब, इसी तरह सब उसमें वो हैं, इसमें एक भी दो मत है, सबके लिए बिल्कुल हिस्से के आराध्य हैं। दिक्कत कहाँ हो रही कि आज के संदर्भ में पिछले आजाद भारत से लेकर 75 वर्ष के बाद या आप आज तक तय नहीं किए कि सदन में हो क्या रहा है। आप जो चुनाव में हर 5 साल के लिए जनता के बीच एक घोषणा पत्र लेकर जाते हैं कि हम जीतेंगे तो 5 साल में ये करेंगे, ना तो कभी इसकी समीक्षा होती, ना इस पर कोई डिबेट होता है, और नहीं आगामी नए दशक के बजट के लिए या उसके मार्गदर्शन के लिए घोषणा पत्र की न समीक्षा होती, उस पर वो न पक्ष। तो मतलब हम लोग सदन में भेजे हैं विकास का काम देखने के लिए ना, तो वहाँ बैठ के जो है निरर्थक बातें करने के लिए। मेरे पिताजी क्या थे, मेरे दादा जो थे वो थे, हमारे पूजनीय हैं जी। मैं क्या हूँ और मेरे आने वाली पीढ़ियों को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारा सपना क्या है, ये विषय है। हम कहाँ अटके हुए हैं, वहाँ दूसरे लोग शोध करके चांद जा रहे हैं, स्पेस सैटेलाइट और स्पेस जो है तो पर्यटन शुरू करने की ओर है जी, जी ना भारतवर्ष। आखिर में हम बात को जो है यहीं पर हम लोग विराम भी देंगे। आखिर में इतिहास को समझने के लिए हम लोग जब बच्चों को 6वीं क्लास से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, इतिहास से हम सभी को क्या सबक लेने की जरूरत है और कितना इतिहास को अपने ऊपर में उतारने की जरूरत है और कितना जो है चीजों को उतना ही तक रखने की जरूरत है जितना है दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें इतिहास को थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है जी, ठीक है। यहाँ हम चूक जाते हैं और अक्सर हमारा जो हिस्टोरिकल कंसेप्शन वो बातचीत चर्चा जहाँ हो जैसी हो उसी के आधार पर हम एक अपना दृष्टिकोण बना लें। तो हमको पहला पढ़ने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि अपने इतिहास को पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना है, तब हमें हमारी पहचान और अच्छी तरह से समझ। तो आखिर में आप जो है ऐसे माननीयों को क्या सलाह देंगे और राष्ट्र में चूंकि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हम लोग को उस पर आगे बढ़ना है, तो उस पर आप क्या राय होगा? देखिए माननीयों को सलाह देने का जो सबसे बड़ा टीचर है ना, उनका प्राध्यापक है जनता। हमको जगना होगा और खास करके यूथ नई पीढ़ी के लोग पढ़ें और वो अपने अपने हिस्सों में अपने अपने हलकों में बतावें सच्चाई क्या है। नहीं तो ये लोग इसी तरह देश को बेचते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे। और इनका जो एक फतवा है भाई ख्वाब में ही गुलगुला छानना है तो मीठा कम क्यों और डालो, देश डुबाओ। इसके लिए यूथ को खड़ा होना पड़ेगा। एक एक इन गलतियों के खिलाफ प्रतिकार का झंडा आवाज लेखनी बुलंद करनी होगी। अभिषेक भाई जी, तो अभी आप त्रिज्ञ जी को सुन रहे थे और सुशील भारती जी को जो विशेष रूप से इस पे अपनी चर्चा कर रहे थे, टिप्पणी किया उन्होंने। और सभी का लबोलियाब यही है कि सुमन जी को थोड़ा सा मर्यादा इस बात का रखना चाहिए कि अपने नेशनल हीरो के बारे में, अपने महान नेताओं के बारे में कोई ऐसी बातें अमर्यादित टिप्पणी न करे जिससे देश और समाज में किसी तरह का आपसी कलह बढ़े। ये भारत, आज का भारत जो दिख रहा है, ये 563 रियासतों की मिली जुली भारत है, जिसे कभी पटेल ने संवारा था, जिसे कभी सभी ने मिलकर आज इस हालत में पहुंचा है कि आजादी के 74 साल में हम ये कह रहे हैं कि हमारा भारत लोकतंत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बगल वाले पड़ोसी का देख लीजिए कि 74 साल में ठीक इसी के टाइम में आजाद हुआ था पाकिस्तान, एक विफल राष्ट्र बन के रह गया। बगल में बांग्लादेश देख लीजिए, जिसकी पैदाइशी हमारे द्वारा हुई 1971 में, आजकल वो हमारा ही दुश्मन बन बैठा है, वहां पे चिंता बनी हुई है। बगल में नेपाल देख लीजिए, जो राजशाही छोड़कर लोकतंत्र में आए, फिर से राजशाही वापस जाने के लिए हालात वहां बिगड़ रहे हैं। और अपने भारत में हम क्या कर रहे हैं? क्या जाति और धर्म के नाम पर हम लड़ाई लड़ा रहे हैं? क्या सांसद हमने इसलिए चुना था
तो हम सुमन जी को एक ही सलाह देंगे कि आप किसी भी, हम यहां पे नहीं कह रहे हैं कि राणा सांगा सिर्फ राजपूतों के शासक थे। हाँ ठीक है, वो संजोग बस मेवाड़ का जो इलाका था वो राजपूत बहुल था और राजपूतों के एक बड़ा क्षेत्र छत्रप में वहां से आते थे और वो पूरा इलाका एक बड़ा शासन। अब ये कह सकते हैं कि मध्यकाल के समय में क्षत्रिय और खास करके राजपूत शासकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, तभी तो इतिहास में ये दर्ज है कि 100 से ज्यादा लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। हाथ और पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी, विजेता रहे। और जो आदमी इब्राहिम लोदी को हरा चुका हो, वो फला इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को क्यों न्योता देगा? इसका मतलब है कि बाबर के अपने लोग जो कला के शिकार थे, बाबर को नापसंद करते थे, उसको वो हटाने के लिए वैसा ही हाल था जैसे अवध के नवाब को हटाने के लिए सिराजदौला के अपने ही रिश्तेदारों ने मीर जाफर और मीर कासिम ने धोखा देकर उनके सफाया कर दिया था। ये उसी तरह का हाल है जैसे अवध में हुआ बंगाल के। तो इसका मतलब यह है कि अगर पूरे मध्यकाल में लड़ाइयां देखेंगे तो सब एक दूसरे के सल्तनत सत्ता को हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए, और सत्ता में कोई किसी का सगा नहीं होता। अपनों ने अपने के साथ धोखा किया है, किसका किसका रक्तपात हुआ है, ये इतिहास में जाएंगे तो पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा। इतना कुछ मिलेगा कि आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहां बाप भाई किसी का भाई भाई का नहीं रहा, और वहां पे आप इसमें लड़ाई लड़ा रहे हैं। तो साहब आप एक बार चिंता कीजिए कि आप समाज के बीच में लड़ाई लड़ा रहे हैं। आप जातीय समाज में जब ये स्थिति भड़केगी ना, तो ये आग ठंडी नहीं होगी और इससे देश का नुकसान होगा। इस देश को नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इतिहास के साथ सबक लीजिए, इतिहास से लड़िए और भिड़िए मत। जाति और धर्म के नाम पर जो भी लड़ाई लड़ा रहा है वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मनों की पहचान करके सरकार को सजा देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।